माताजी, एक वृद्ध महिला दरवाजे पर खड़ी है। उन्हें आपके पास भेज दूं? चपरासी ने पूछा। जवाब में हल्के रंग की कलरदार साड़ी पहने एक गौर वर्ण महिला ने कहा, हाँ हाँ, उन्हें अंदर ले आओ। माताजी ने उस महिला का वृतांत सुना और एक सेविका को उन्हें रूम नंबर 12 में आदर सहित ले जाने का आदेश देकर स्वयं रजिस्टर में उस महिला का नाम, उम्र इत्यादि लिखने लगी। माताजी, नाम से जाने वाली इस महिला का नाम आनंदी देवी है। अपनी उम्र के 68 बसंत देख लेने वाली आनंदी देवी कभी आनंदी नाम की हंसमुख, चंचल और कक्षा में अव्वल आने वाली लड़की हुआ करती थी। दो भाइयों की इकलौती बहन और पिता की लाडली आनंदी ने जब 10वीं से आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो भाइयों ने संघर्ष सहमति दे दी। लेकिन तभी बुआ जी ने अपने रिश्ते के एक भतीजे हरदेव बाबू, जो शहर में सरकारी नौकरी करता था, को आनंदी के लिए चुन लिया। पिता बहन की इच्छा टाल ना सके, स्वयं भी अच्छा वर हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे, इसलिए बेटी से क्षमा मांग उन्होंने आनंदी का विवाह हरदेव बाबू से कर दिया। ससुराल में आनंदी को खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उससे बात करने वाला कोई नहीं था। हरिदेव बाबू तो रात में देर से आते और खाकर सो जाते थे। सास ससुर अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। पति के तानाशाह स्वभाव के कारण वह स्वयं के अस्तित्व को लगभग भूल सी गई थी। चक्री की तरह दिन भर पूरे घर में घूमती रहती। शाम को सास के पैर दबाना और रात को पति के, उसकी दिनचर्या थी। सास तो उसे कुछ कहती नहीं थी, लेकिन हरदेव बाबू अपने मित्रों के बीच उसे गंवार कहकर उसे अपमानित करते तो वह खून का घूंट पीकर रह जाती थी। इसी में 4 बरस बीत गए। बच्चे न होने के कारण अब सास उसे बांझ होने का ताना देने लगी, जो उसके लिए अति पीड़ादायक भी था। 2 साल तक डॉक्टरी इलाज कराने के बाद उसे एक बेटा हुआ। बेटे के साथ ही वह हंसती बोलती उसी में ही अपना भविष्य देखने लगी थी। समय का पंछी उड़ता गया। उसका बेटा साहिल स्कूल जाने लगा। उसे पढ़ाने और होमवर्क कराने के बहाने एक बार फिर से वह किताबों से जुड़ गई। साहिल 10वीं पास करते ही कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया और आनंदी फिर से अकेली हो गई। साल भर बाद सास ससुर ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। हरदेव बाबू ने भी अस्वस्थता के कारण 1 वर्ष ही पूर्व रिटायरमेंट ले लिया। आनंदी ने सोचा था कि पढ़ाई पूरी होते ही साहिल का विवाह कर देगी, फिर वह बहू के साथ बाकी जीवन काट लेगी। लेकिन इंसान का सोचा कब पूरा हुआ है, जो आनंदी का होता। साहिल ने पढ़ाई पूरी होते ही अपने मित्र के पिता के फर्म में नौकरी कर ली और मित्र की बहन, जो कि अपने पिता के साथ ही ऑफिस जाया करती थी, से ही विवाह करने का फैसला कर लिया। ना चाहते हुए भी उसे बेटे को विवाह की रजामंदी देनी पड़ी। बहू तो मुश्किल से 4 दिन ही उसके पास ही रही होगी, फिर तो ऐसी गई कि ससुर के काम क्रिया में भी नहीं आई। पति के गुजर जाने के बाद बेटा उसे ये कहकर उसे अपने साथ ले गया कि यहाँ अकेली क्या करोगी, वहाँ सबके बीच रहोगी तो मन लगा रहेगा। वह नहीं समझ पाई कि बेटा उसे घर की देखभाली के लिए ले जा रहा है। 15 दिन बीतते बीतते पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, फिर बहू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उसके काम में मीन मेघ निकालना तो जैसे उसकी आदत ही हो गई थी। अब उसकी उम्र भी 60 की हो रही थी। बात बात पर बहू के हाथों अपमानित होना उसे बहुत खलता था, परंतु अपनी ये पीड़ा वह किससे कहे। बेटे ने तो यह तक कह दिया था कि गांव का घर बेचकर उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया था। जीते जी अपने हाथ तो वह कभी नहीं काटेगी। एक दिन उसने कॉलोनी की कुछ महिलाओं को उसने भजन गाते हुए सुना तो रोज शाम को वह भी उनमें शामिल होने लगी। वहां जाने पर उसने देखा कि उसके उम्र की तकरीबन सभी महिलाएं कभी पति के आसक्ति में तो कभी पुत्र मोह के कारण स्वयं के अस्तित्व को भूल चुकी हैं। उसकी पोती स्कूल के लिए आत्मसम्मान विषय पर एक डिबेट तैयार कर रही थी। उसने अपने स्कूल में तो कई डिबेट किए थे। यही सोचकर उसने पोती की मदद करनी चाहिए तो पोती ने तीखे स्वर में कहा, आत्मसम्मान का मतलब आप क्या जाने? पहले अपने पति से अपमानित होती थी और अब अपनी बहू से। आपका तो सम्मान ही नहीं है। आत्मसम्मान तो बहुत दूर की बात है। सुनकर वह अचंभित रह गई। क्रोध में ही सही उसकी पोती ने उसके सोए आत्मसम्मान को जगा दिया था। उस रात वह करवटें बदलती रही। आगे का सफर अकेले तय करने का एक निर्णय लेकर वह तड़के ही बेटे का नाम मैं जा रही हूँ का एक नोट लिखकर अपने घर वापस आ गई। घर काफी बड़ा था। पति के पेंशन के रुपए से ही रंगाई पुताई करा के उसमें बिजली पानी की व्यवस्था करवाई और निश्चय किया कि अपने जैसी सभी महिलाओं को वह आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाएगी। इस तरह से वह आनंदी देवी से माताजी बन गई और इस घर का नाम रखा माताजी निवास।
जहाँ रहने वाली सभी महिलाएं अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर रही हैं। सिलाई बुनाई करके अचार, पापड़, नमकीन इत्यादि बनाने के व्यवसाय से जुड़कर वह सभी आत्मनिर्भर भी हैं। माताजी जब नई आई महिलाओं का वृतांत सुन रही थी, तब उनके मन में यही विचार आया कि महिला को यूं कमजोर कहा जाता है। यहाँ आई तकरीबन सभी माताएं अपनी बहू के हाथों ही अपमानित हुई होती हैं। अगर हम सभी एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करें तो। खैर, उन्होंने गर्दन हिलाकर अपने विचार को झटक दिया और रजिस्टर में नई माताजी का विवरण लिखकर उन्हें उनका काम बताने रूम नंबर 12 की ओर चल पड़ी।